नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की चुनाव आयोग को चेतावनी की, बिहार विधानसभा में छिड़ी जंग की, देखेंगे कैसे विपक्ष से घबराई मोदी सरकार, जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर उठे सवालों को, जानेंगे कैसे मुश्किल में फंसे अनिल अंबानी और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्मृति ईरानी के बयान पर किशोरीलाल शर्मा का पलटवार, कहा राहुल गांधी के सिपाही को नहीं हरा पाई स्मृति और राहुल को हराने की कर रही हैं बात। स्मृति ने कहा था 2024 में गांधी परिवार से मेरे खिलाफ नहीं उतरा था कोई उम्मीदवार। मर्ज नहीं होंगे सीतापुर के सरकारी स्कूल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उठाया था सवाल। 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को कर दिया था बरी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 542 अंकों की गिरावट के साथ 82,814 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 157 अंकों की गिरावट के साथ 25,062 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। चाहे बिहार विधानसभा हो या संसद, हर जगह विपक्ष एनडीए सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसे लेकर अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया, लेकिन अपने बयान पर वो खुद ही घिर गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन पर करारा पलटवार किया। तो क्या कुछ कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस पर राहुल गांधी ने किया पलटवार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर के मुद्दे पर अब पूरे देश में बवाल मच गया है। विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है और तो और आयोग पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप भी लगा रहा है। इस पर जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र का खात्मा होने दे, तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 100% सबूत हैं कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए इस जवाब को नॉनसेंस करार दिया। राहुल ने कहा, मैंने जो कल बोला था, जी देखिए बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof. राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह काम नहीं कर रहा है। राहुल ने ये भी कहा कि अब हमारे पास कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी की अनुमति देने के 100% ठोस सबूत हैं, 90% नहीं। जब हमने इसे जनता को दिखाने का फैसला किया है तो ये 100% सबूत हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग नहीं रुका तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार कर देगा। जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी बात, यानी विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत की पोल खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना होगा इस मामले में विपक्ष का अगला कदम क्या होता है। एसआईआर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार तक सब पर विपक्ष हमलावर है। बिहार विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन का माहौल काफी गहमा गहमी भरा रहा, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक हो गई। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच भिड़ंत हो गई। एसआईआर पर चर्चा के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे की तरफ बढ़े और सदन में ही हाथापाई हो गई। तो क्या कुछ रहा दिन भर का पूरा घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा सत्र का चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सदन में एक बार फिर एसआईआर की गूंज सुनाई दी। एसआईआर का मुद्दा आज भी सदन में चर्चा का केंद्र रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई। मामला इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है। बीएलओ खुद साइन कर रहे हैं। पत्रकार पर एफआईआर कराने वाले आप कौन होते हैं? वहीं पेपर लीक पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार पेपर लीक में नंबर 1 है। इस पर सम्राट चौधरी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसके बाद दोनों में तू मैं हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भड़क गए और कहा, आप कौन होते हैं? जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा? जिस पर तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, लेकिन तब तक बीजेपी के एक विधायक माइक तोड़कर विपक्षी विधायकों की तरफ दौड़ पड़े।
इसके बाद आरजेडी के विधायक भी अपनी सीट से सत्ता पक्ष की तरफ बढ़ गए। सदन के अंदर नौबत मारपीट तक आ गई। इस दौरान बवाल को रोकने के लिए मार्शल्स को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी दोनों पक्ष के विधायक भिड़े रहे। सदन से बाहर निकलने के बाद तेजस्वी ने कहा कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुझे अपशब्द कहे। बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर काले कपड़े में विपक्षी दल के नेताओं ने सदन के मेन गेट पर प्रदर्शन भी किया। बिहार विधानसभा हो या संसद का मॉनसून सत्र, हर जगह विपक्ष के सवालों ने एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सदन के अंदर और बाहर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर सरकार को घेरने का काम किया, तो विपक्ष का विरोध बढ़ता देख सरकार ने आनन फानन में एक बार फिर सदन को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। तो क्या कुछ रहा सदन के मॉनसून सत्र के चौथे दिन का हाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी इस सत्र के बाकी दिनों की ही तरह हंगामेदार रहा। सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और फिर इसे 25 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान बिहार वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष का विरोध सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर मकर द्वार पर भी देखने को मिला। इस प्रदर्शन में सीपीसी चेयरपर्सन और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी भी शामिल हुई, जबकि प्रियंका गांधी खतरे में लोकतंत्र लिखा पोस्टर लहराती नजर आई। वहीं राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाब को नॉनसेंस करार देते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण, ऑपरेशन सिंदूर सहित तमाम मुद्दों पर विपक्षी सांसदों का विरोध जारी है। वहीं इस बीच राज्यसभा के 5 सांसदों एम मोहम्मद अब्दुल्ला, एन चंद्रशेखरन, एम षणमुगम, वाइको और पी विल्सन का कार्यकाल खत्म हो गया। इन 5 सांसदों ने सदन में विदाई भाषण भी दिया। इस सब के बीच मॉनसून सत्र में विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि 25 जुलाई को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है या फिर सरकार और विपक्ष के बीच ये गतिरोध जारी रहता है। संसद का मॉनसून सत्र रोजाना तूफानी साबित हो रहा है। विपक्ष के सवालों ने मोदी सरकार को परेशान कर दिया है, तो सवाल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस्तीफा देने के बाद से ही धनखड़ गायब है। पहले तो उनका इस्तीफा ही काफी संदेह भरा रहा और अब उनकी चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है। तो कहां गायब है धनखड़, क्यों विपक्ष सरकार पर है हमलावर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि 21 जुलाई को आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन सवालों के बीच अब एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ कहां गायब हो गए हैं। ना वो किसी से मिल रहे हैं, ना किसी तरह का बयान दे रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, जिसने इन सवालों को हवा दे दी है कि क्या वाकई धनखड़ ने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है या उन पर कोई दबाव बनाया गया है। ऐसे में इस मामले की तह में जाने की कोशिश में लगी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल यानी बीएसी की बैठक में एक अहम मांग रख दी। दरअसल पार्टी ने मांग की है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल यानी एक औपचारिक विदाई दी जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बीएसी बैठक में यह प्रस्ताव रखा। दरअसल कांग्रेस ने यह मांग इसलिए उठाई है क्योंकि धनखड़ के इस्तीफे के बाद खबर आई थी कि वो अंतिम विदाई भाषण नहीं देंगे। ऐसे में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का मानना है कि धनखड़ को उनके कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है और उन्हें कम से कम एक औपचारिक विदाई जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल सरकार इसके पक्ष में नहीं है, जिससे विपक्ष के दावे को और बल मिल गया है। दरअसल कुछ जानकारों का मानना है कि धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है, इसलिए अब हर किसी की निगाहें सिर्फ जगदीप धनखड़ पर ही टिकी हुई हैं कि आखिर कब वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। विपक्ष का दावा है कि धनखड़ का इस्तीफा सरकार के दबाव में आया है। वैसे मोदी सरकार पर हमेशा ही जांच एजेंसियों के जरिए अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब उसके निशाने पर अपने आ गए हैं। इस बार ईडी ने मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी को निशाने पर लिया है। अनिल अंबानी पहले ही कई विवादों में फंसे हैं। अब ईडी की इस छापेमारी के बाद अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों का क्या हश्र होगा, ये सवाल उठने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रिलायंस समूह की शुरुआत करने वाले धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी नई नई मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने
24 जुलाई को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों और 50 कंपनियों पर छापेमारी की। ये छापे यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत मारे गए हैं। बता दें कि ये कार्रवाई सीबीआई की तरफ से दर्ज 2 एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। ईडी के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चलता है कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा दी गई करीब 3000 करोड़ रुपए की लोन राशि को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और अन्य ग्रुप कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। जांचकर्ताओं को ये भी सबूत मिले हैं कि यस बैंक के अधिकारियों को शायद रिश्वत दी गई। पिछले महीने ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस और खुद अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। अब देखना होगा कि अनिल अंबानी को इस मुसीबत में फंसे रहने दिया जाता है या इस बार मुकेश भाई यानी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की मदद के लिए आगे आते हैं या नहीं। वहीं मोदी सरकार इस पर शांत रहती है या फिर वहां कोई हलचल मचती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा चुका है कि सरकार अनिल अंबानी को बेजा फायदा पहुंचाती रही है। अनिल अंबानी को लेकर मोदी सरकार के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। वैसे बदलाव तो भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में भी देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील हो गई है। पीएम मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां उनके पीएम स्टार्मर के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो क्या है ये डील? इससे भारत को क्या होगा फायदा और क्यों अहम माना जा रहा पीएम मोदी का ये दौरा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिटेन दौरा चर्चा में बना हुआ है। उनके इस दौरे को दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर पहले से ही काफी अहम माना जा रहा था और अब भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर सहमति बन गई है। लंदन में पीएम मोदी की ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मुलाकात हुई, जहां द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों ने FTA पर साइन किए, जिसका मकसद भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने पीएम स्टार्मर के जोरदार स्वागत के लिए आभार जताया। वहीं FTA को लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारे उपभोक्ताओं के लिए अच्छा सौदा होगा, क्योंकि इससे कपड़ों और जूतों की कीमतें कम हो जाएंगी। अब यूके के प्रोडक्ट्स सस्ते मिलेंगे, साथ ही भारत के सी फूड को ब्रिटेन की मार्केट में नए अवसर मिलेंगे। भारत के हर वर्ग के लिए ये समझौता लाभकारी होगा। इस समझौते से यूके की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और भारत का निवेश भी बढ़ेगा। हालांकि इस समझौते से पहले ही कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौते की भी जरूरत है। वहीं ब्रिटेन के पीएम ने इस समझौते को काम करने की नीति में बड़ा बदलाव बताया है। स्टार्मर ने कहा कि भारत के साथ एक ऐतिहासिक समझौते का मतलब ब्रिटेन में रोजगार, निवेश और विकास है। इससे ब्रिटेन में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। दरअसल दोनों देशों के बीच पिछले 3 साल से इस समझौते के लिए चर्चा चल रही थी। FTA दो देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने वाला समझौता है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ या टैक्स को कम करते हैं या खत्म कर देते हैं। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से भी मुलाकात होगी। उनका यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने इस समझौते को विश्व में स्थिरता लाने के लिए भी अहम बताया है। वैसे मौजूदा वक्त में दुनिया में अस्थिरता बढ़ी हुई है। पूरी दुनिया में इस बात का डर दिखाई दे रहा है कि कब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन से लेकर गजा, ईरान तक हर जगह जंग छिड़ी हुई है और अब 2 एशियाई देशों के बीच भी जंग के आसार नजर आ रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया में आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी। तो क्या एशिया के इन देशों में भी छिड़ने वाली है जंग? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। थाईलैंड और कंबोडिया भी अब जंग में उलझ गए हैं। वैसे तो लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन अब थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच का तनाव लड़ाई का रूप ले चुका है। थाईलैंड ने 6 F-16 जेट से कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। यह हमला दोनों देशों की सीमा पर स्थित विवादित मंदिरों के पास हुआ, जिसके बाद कंबोडिया की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रॉकेट और आर्टिलरी फायर किए गए। इससे पहले थाईलैंड ने आरोप लगाया था कि कंबोडिया ने उन पर ड्रोन से अटैक किया। बताया जा रहा है कि इस संघर्ष में दोनों ही तरफ लोग हताहत हुए। 11 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 40,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा। दरअसल दोनों पक्षों में झड़प की शुरुआत 24 जुलाई की सुबह ही हो गई थी। एक बारूदी सुरंग विस्फोट में थाई सैनिक के घायल होने के बाद थाईलैंड ने कंबोडियाई राजदूत को निष्कासित कर दिया और अपना राजदूत भी वापस बुला लिया, जिसके जवाब में कंबोडिया ने सभी थाई राजनयिकों को निकाल दिया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सुरंगें बिछाने, गोलीबारी करने और समझौते तोड़ने के आरोप लगाए हैं।
और अब इस हमले के बाद थाईलैंड की काफी निंदा भी हो रही है, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। थाईलैंड की सेना फाइटर जेट से लेकर हथियारों से भी लैस है, लेकिन कंबोडिया के पास ना तो आधुनिक जेट्स हैं और ना ही मजबूत नौसेना। ऐसे में थाईलैंड का हवाई हमला कंबोडिया पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। थाईलैंड की इस बमबारी से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इससे भारत के पड़ोस में एक भीषण जंग की आशंका जताई जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी ने बड़ी चिंता जाहिर की है और कहा है कि बिहार में जिन लाखों लोगों के नाम नई मतदाता सूची में दिए गए हैं वो उन पदों पर रहते ही नहीं हैं जो उन सूची में दिए गए हैं। आप देखिए ना, यही काम को करने के लिए बिहार में चुनाव आयोग 24 घंटे मशक्कत कर रहा है। अब भाई मशक्कत करे भी तो क्यों नहीं राहुल जी, क्योंकि इसी के आधार पे तो मोदी है, तो मुमकिन है होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।